हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग में। आज की क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से हल करने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप पेपर और कॉपी और पेंसिल सभी अपने उपकरण लेके बैठेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 1921 में। अब आप नोट करेंगे मेरे साथ, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता पर सर्वप्रथम प्रकाश डाला गया था 1826 में चार्ल्स मेमन द्वारा। क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले प्रकाश किसके द्वारा डाला गया? 1826 में चार्ल्स मेमन के द्वारा। इसके बाद 1853 में यहाँ का पहली बार सर्वे किया जाता है एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। 1853 में एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा यहाँ का पहला सर्वे किया गया। इसके बाद जब लाहौर में रेल की पटरी बिछाई जा रही थी, तो दो भाई जिनका नाम था जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ये दोनों जब लाहौर में रेल की पटरी बिछाने का कार्य कर रहे थे, तो 1856 में इनके द्वारा अनजाने में हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसके बाद 1856 में ही कनिंघम द्वारा हड़प्पा का दूसरा सर्वे किया गया। दूसरा सर्वे कब हो रहा है? 1856 में। किसके द्वारा? एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। एलेक्जेंडर कनिंघम के बाद जब 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने हमारे भारत में ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1961 में की गई। इसके बाद जब सर जॉन मार्शल के कहने पर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में इसकी पहली खुदाई करी गई और खुदाई में पहला शहर जो प्राप्त हुआ उसका नाम था हड़प्पा, और उसी हड़प्पा के नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली थी कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर थे वो सभी सिंधु नदी के आसपास थे। तो इसलिए इसका एक और सर्वोच्च नाम पड़ा जिसको बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद अगला प्रश्न, इतिहासकार पिग्गट, इसमें हो सकता है पिग्गट या पिग्गट ने हड़प्पा एवं किस शहर को, यहाँ पर मिस्टेक है, किस शहर को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा है? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर था, और ये अब कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और यहाँ से क्या क्या मिला था? यहाँ से विशाल अन्नागार मिला था, विशाल स्नानागार मिला था, और कुएं के साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न, किस तत्व द्वारा जीवाश्म यानी फॉसिल्स की आयु ज्ञात की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा C14 यानी कार्बन 14 द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। जीवाश्मों का अध्ययन, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलिएंटोलॉजी। और जीवाश्म कितना पुराना है, उसकी आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो उस तत्व का नाम होता है C14।
अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी के लोग तांबे से भी परिचित थे, टिन से भी परिचित थे और कांस्य से भी परिचित थे, मगर सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। भारत में लोहे की खोज लगभग 600 बीसी में हुई थी। इससे पहले भी माना जाता है कि सबसे पहला भारत में सबसे पहला लोहे का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? साक्ष्य प्राप्त हुआ था अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से। और लोहे की खोज के ऊपर ही आपके वैदिक युग को दो कालों में बांटा जाता है। पहला होता है पूर्व वैदिक युग और दूसरा होता है उत्तर वैदिक युग। सही है, क्योंकि लोहे की खोज कब हो गई थी? 1000 बीसी में, 1000 बीसी में लोहे की खोज हो गई थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो इसका सही आंसर होता है धौलावीरा। धौलावीरा में हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज़्यादा जल प्रबंधन प्रणाली का उन्नत साक्ष्य प्राप्त होता है। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है और धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर है जो किसी नदी के किनारे पर बसा हुआ नहीं पाया गया है। धौलावीरा को हाल ही में यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर, यानी कि भारत में यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर कौन बनी है? कौन बनी है? धौलावीरा। और धौलावीरा का संबंध कहाँ से है? गुजरात से। और किस सभ्यता से है? तो बताएंगे आप सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। और ईंट कैसी होती थी? पकी हुई ईंट। और ईंटों का अनुपात क्या पाया गया था? 4:2:1। इस अनुपात में ईंटें पाई गई थी। बात करें अगर लकड़ी, तो लकड़ी सम्राट अशोक का महल अशोक का महल किस चीज़ का बना हुआ था? लकड़ी का। और लकड़ी का कहाँ पर? पाटलिपुत्र। कहाँ पर? पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है, जिसका पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने किया था? शेर शाह सूरी ने 1541 में। और एक और मध्यकालीन शासक जो लकड़ी के घर से ही दब के मरा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु भी कैसे हुई थी? लकड़ी के घर में। लकड़ी का महल, शायद आपको पता हो, आप जानते हो कि इसके एक भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने इसके लिए एक लकड़ी का घर तैयार कराया था। उसी घर में दबकर किसकी मृत्यु हो गई थी? गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक की। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन फसलों का उत्पादन यहाँ नहीं लिखेंगे, किन फसलों का उत्पादन नहीं करते थे? तो वो गेहूं का उत्पादन करते थे, कपास का उत्पादन करते थे, मटर का उत्पादन करते थे, परंतु तंबाकू का उत्पादन नहीं करते थे। तंबाकू भारत में कौन लेके आया? तो तंबाकू भारत में लेके आए थे पुर्तगाली। कौन लेके आए? पुर्तगाली। और तंबाकू की पत्तियों से निकालने की पद्धति को क्या कहा जाता है? क्यूरिंग पद्धति। याद रखेंगे, क्यूरिंग पद्धति क्या होता है?
जब तंबाकू से क्या निकाला जाता है? जब तंबाकू की पत्तियों से तंबाकू निकाला जाता है, निकोटिन निकाला जाता है। राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? तो ये पड़ता है आपका राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से किन देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं है? यानी कि किस देश में नहीं है? तो भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, परंतु म्यांमार में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य जो है वो नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, पहली बात तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस आकार का था? तो त्रिभुजाकार का। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम पॉइंट कहाँ पर था? मांडा, जम्मू कश्मीर। किस नदी के किनारे पर था यह था चिनाब नदी के किनारे पर। सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कौन सी नदी बहती थी? हिंडन नदी। और सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद यानी महाराष्ट्र। और सबसे पश्चिमी बिंदु अफगानिस्तान के सुतकांगेडोर में सबसे पश्चिमी बिंदु था, और जो पड़ता था दासक नदी के किनारे पर। तो ये क्या हुआ? और इसका जो क्षेत्रफल था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का बताया जाता है। और दैमाबाद में कौन सी नदी थी? पिरवरा नदी। तो एक बार फिर से इसको वो करेंगे रिवाइज। मांडा जम्मू कश्मीर कौन सी नदी के किनारे पर? सबसे उत्तरी बिंदु था चिनाब नदी। सुतकांगेडोर अफगानिस्तान के बलूचिस्तान में कौन सी नदी के किनारे पर था? दासक नदी। दैमाबाद महाराष्ट्र किस नदी के किनारे पर था? पिरवरा नदी। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे पर था? हिंडन नदी। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन तीनों स्थानों पर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से R37 नामक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा शहर की खोज 1921 में की गई थी। और इसके उत्खनन किसने कराया था? तो इसका उत्खनन कराया था दयाराम साहनी। आप ये सब कुछ नोट करते चलेंगे साथ के साथ अपने कॉपी में। दयाराम साहनी। किस नदी के तट पर पड़ता था हड़प्पा? रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर। और यहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी, जैसे कि R37 कब्र हो गया, विदेशी की कब्र यहीं से मिलती है, इक्का गाड़ी यहीं से मिलती है, श्रृंगार पेटिका यहीं से मिलती है, स्वास्तिक का निशान यानी कि आपका ये वाला जो निशान होता है स्वास्तिक का निशान भी कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से। और श्रमिक आवास मिलते हैं। सही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। हड़प्पा किस जिले में है? मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पर। उत्खनन किसने कराया था? दयाराम साहनी ने। यहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है? श्रृंगार पेटिका है, विदेशी की कब्र है, इक्का गाड़ी है, नदी के तट पर 12 अन्नागार हैं, स्वास्तिक का निशान इत्यादि यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा कथन विशाल स्नानागार के संबंध में सही नहीं है? तो पहला है, इसका आकार 39 गुणा 23 गुणा 8 फीट का था। तो यह कथन एकदम सही है, क्योंकि इसका आकार था 39 गुणा 23 गुणा 8, यानी कि 39 फीट की इसकी लंबाई थी और 23 फीट की चौड़ाई थी और 8 फीट की गहराई थी। इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष थे। सही बात है। जल आपूर्ति नल द्वारा की जाती थी। तो ये गलत कथन होगा, क्योंकि जल आपूर्ति कैसे की जाती थी?
कुएं द्वारा। अगला कथन है इसका उपयोग संभाव्यतः अनुष्ठानों के आयोजन के लिए होता था, तो सही है। देखो अब बात करते हैं हम इस विशाल स्नानागार की। तो विशाल स्नानागार की अभी मैंने आपको आकार बताया क्या था, 39 गुणा 23 गुणा 8 फीट। इसके उत्तर में सीढ़ी थी और इसके दक्षिण में सीढ़ियाँ थीं। इसमें बिटुमिनस का लेप हुआ था जिससे कि जो जल है उसका रिसाव ना हो। इसके उत्तर दिशा में आपको 6 वस्त्र बदलने के कक्ष मिलते हैं और इसके तीनों तरफ बरामदे थे और बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए थे और इसमें जो जलापूर्ति होती थी वो होती थी आपके कुएं द्वारा। देखिएगा एक इतिहासकार हैं सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल इसे क्या बोलते हैं, इसे तत्कालिक समय का यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय का आश्चर्यजनक क्या बोला जाता है, इनके द्वारा आश्चर्यजनक, नोट करेंगे, आश्चर्यजनक इमारत। तो सर जॉन मार्शल के द्वारा इसे क्या बोला गया है, आश्चर्यजनक इमारत। और अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से और क्या प्राप्त हुआ है, देखो एक विशाल स्नानागार हो गया और विशाल आपका अन्नागार हो गया और आपका जो कॉटन है यानी सूती कपड़ा है, सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सूती कपड़े के अलावा एक हाथी का कपाल खंड प्राप्त होता है, एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है जो धातु से बनाई गई है। चलिएगा अगला प्रश्न, लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर था। तो लोथल जो वर्तमान गुजरात के सौराष्ट्र में है ये भोगवा नदी के किनारे पर था। तो लोथल से क्या क्या प्राप्त होता है, आपका लोथल से प्राप्त होता है एक तो डॉकयार्ड प्राप्त होता है और डॉकयार्ड के अलावा यह जो डॉकयार्ड था वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कीर्ति मानी जाती है। यानी कि क्या प्राप्त होता है, डॉकयार्ड। और क्या प्राप्त होता है, चावल के साक्ष्य मिलते हैं, और क्या मिलता है, जो घोड़ा होता है, घोड़ा यानी घोड़े की मृण मूर्ति, ध्यान रखेंगे घोड़े की मृण मूर्ति के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। जबकि सुरकोटदा से घोड़े का टेराकोटा मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा स्थान, लोथल से क्या प्राप्त हो रहा है, घोड़े की मृण मूर्तियाँ। और क्या प्राप्त होता है यहाँ से, चक्की के 2 पार्ट प्राप्त होते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। उत्खननकर्ता कौन है इसके, SR राव। ये एक व्यापारिक नगर था क्योंकि यहाँ से मेसोपोटामिया की क्या मिलती हैं, मोहरें मिलती हैं। यहाँ से गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है, गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड, और ये डॉकयार्ड मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति थी। घोड़े की मरण मूर्तियाँ यानी मरे हुए घोड़े की जो मूर्तियाँ हैं वो प्राप्त होती हैं। चक्की के 2 पार्ट प्राप्त होते हैं। अभी मैंने आपको बताया फारस की मोहर, जो फारस की मोहर थी वो गोल थी और वो प्राप्त होती हैं। और घर के दरवाजे, देखिएगा एकमात्र ऐसा स्थान था यह हड़प्पा सभ्यता का जिसमें घर के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे, वरना किसी भी स्थान के घर के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। चलिएगा अगला प्रश्न, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चनहूदड़ो। तो चनहूदड़ो कहाँ पड़ता है, चनहूदड़ो। तो चनहूदड़ो का स्थान कहाँ पर है, सिंध पाकिस्तान में। इसके उत्खननकर्ता का नाम लिखेंगे आप, NG मजूमदार। देखिएगा जो NG मजूमदार थे इनकी हत्या डाकुओं द्वारा कर दी गई थी। चनहूदड़ो के बारे में देखें तो यह एक औद्योगिक नगरी मानी गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मनके बनाने के कारखाने हमें लोथल से भी प्राप्त होते हैं, सही है। और ऐसे ही मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त होते हैं,
चनहूदड़ों से, और चनहूदड़ों से ही कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखिएगा, चनहूदड़े से क्या क्या प्राप्त हो रहा है? मनके बनाने का कारखाना, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य, और उसमें अदर ऑप्शन है सुरकोटदा। मैंने आपको बताया कि सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां और टेराकोटा आदि प्राप्त हुए हैं। देखिए, रोजदी जो गुजरात में ही पड़ता था, वहां से क्या प्राप्त होता है? हाथी का साक्ष्य है। और हाथी के कपाल खंड का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लोथल। अभी आपको बताया कि हाथी के कपाल खंड का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? लोथल से। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, और एक खोपड़ी है जिसमें 6 छेद किए गए हैं, उससे अनुमान लगाया गया है कि यहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी मिलते हैं, और कालीबंगा से ही ताबीज के भी साक्ष्य मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यतावासी टोने टोटके आदि में भी विश्वास करते रहे होंगे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के संबंध में सही कथन नहीं है। यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, यह कथन सही है। यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, यह कथन सही है। नगरों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया था, यह भी कथन सही है। सड़क एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती थी, तो यह कथन आपका गलत है। देखिए, इसमें विशेष क्या था? विशेष इसमें यह था कि यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, और नगर नियोजन जो था वो ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। नगरों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया था, एक तो था पूर्वी भाग, नोट करेंगे, एक तो था पूर्वी भाग और एक था पश्चिमी भाग। अब ये पूर्वी भाग जो था, यह वह भाग था जिसमें आवास होते थे, आवास होते थे, और जो पश्चिमी भाग होता था वो होता था दुर्गीकृत, यानी कि वहाँ पर किले बने हुए होते थे। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि जो पूर्वी भाग रहा होगा वह नॉर्मल लोगों के लिए रहा होगा, बाकी जो पश्चिमी भाग रहा होगा वहाँ पर शासक रहते होंगे। और इसके बारे में अगर हम और देखें तो घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग की तरफ नहीं खुलते थे। अभी मैंने आपको बताया कि एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा शहर जिसके घर के दरवाजे मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे, तो वह था लोथल। एक घर में सामान्यतः 3 से 4 कक्ष पाए जाते थे, और उसमें रसोई घर पाया जाता था, आंगन पाए जाते थे। कई स्थानों पर कुएं के साक्ष्य भी देखने के लिए प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सीढ़ियों का ज्ञान था। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम पढ़ रहे थे विशाल स्नानागार के बारे में, तो उसमें उत्तर और दक्षिण में क्या था? सीढ़ियाँ थीं। नालियाँ ज़्यादातर ईंटों से ढकी होती थी। एक धौलावीरा की नाली हमने सुना है कि लकड़ियों की बनी हुई पाई गई हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो से लगभग कितने 700 कुएं प्राप्त होते हैं, और मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मैन होल होते थे। जैसा कि आज हम देखें तो कुछ ऐसे स्थान हैं जहां ऐसी चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। यहाँ सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। मैंने अभी आपको बताया ईंटों का साइज का आकार किस अनुपात में होता था? 4:2:1। और क्या था? देखो, शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए, जिस पैटर्न पर आज यूरोप बसा हुआ है उस पैटर्न पर ही हमारी सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। चलिए, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था के बारे में सही कथन नहीं है। तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे, सही कथन है। देखिए, और केवल महिलाएं श्रृंगार करती थीं, ये गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो मोहनजोदड़ो से हमें पुरोहित की मूर्ति प्राप्त होती है, तो उसने भी शॉल ओढ़ी हुई है, तो इससे लगता है कि जो यहाँ के व्यक्ति थे यानी पुरुष थे, वह भी श्रृंगार करते थे। लोग शाकाहारी या मांसाहारी दोनों होते थे। अंतिम संस्कार की तीनों विधियां प्रचलित थीं, जैसे एक पूर्ण समाधान की हो गई, एक आंशिक समाधान की हो गई, और एक दाह्य संस्कार की हो गई। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में अगर हम आपको बताएं तो चलिएगा, कुछ बताते हैं। देखिएगा, पहली बात, यहाँ पर मातृ सत्तात्मक परिवार होता था। मातृ सत्तात्मक, ये ध्यान रखेंगे आप। मातृ सत्तात्मक परिवार कैसा परिवार होता था? मातृ सत्तात्मक, यानी कि माता जो है वो पुरुष का, यहाँ पे जैसे आज हमारे यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज है, तो पहले कैसा होता था? मातृ सत्तात्मक समाज था। समाज को संभवतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला था पुरोहित वर्ग।
पुरोहित वर्ग और दूसरा आप लिखेंगे व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग। और तीसरा था किसान वर्ग, किसान वर्ग। और चौथा क्या था, श्रमिक वर्ग। तो मैंने आपको बताया कि समाज कितने वर्गों में विभाजित था, 4 वर्गों में। पहला पुरोहित वर्ग, दूसरा व्यापारी वर्ग और तीसरा किसान वर्ग और चौथा श्रमिक वर्ग। यहाँ के जो लोग थे उस समय पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही खाते थे और अंतिम संस्कार की तीनों विधियां प्रचलन में थी। जैसे एक विधि थी आपकी पूर्ण समाधान की, यानी कि पूर्ण समाधान, और एक थी आंशिक समाधान, आंशिक समाधान, और एक थी दाह्य संस्कार। ये आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। किसमें, आत्मा, आत्मा और पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लोथल और कालीबंगा से, देखिएगा समाधान की बात करें तो लोथल और कालीबंगा नोट करेंगे। लोथल और कालीबंगा से तीन, लोथल से 3 व कालीबंगा से 1 युग्मित समाधान मिलता है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था, तो सही होगा। यहाँ की लिपि भावचित्रात्मक थी, सही होगी। और यह लिपि दाएं से बाएं यानी कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, तो सही होगा। इस लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था, यह गलत होगा क्योंकि यह लिपि अभी तक क्या है, पढ़ी नहीं गई है। चलिएगा, यहाँ की लिपि के बारे में देखते हैं। लिपि के बारे में बात करें तो इन्हें लिपि का ज्ञान था, यानी लिपि तो थी, यहाँ पे लिपि थी। और लिपि आपको मैंने बताया कैसी थी, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि रही होगी, यानी कि अक्षरों को देखकर पहचाना जाता रहा होगा। यह यानी कि अपने भाव इन्होंने चित्रित किए होंगे, जिसे भाव चित्रात्मक लिपि जो है बोला गया है। यह दाएं से यानी कि इधर से इधर को लिखी जाती थी, दाएं से बाएं को। इसे क्या बोलते हैं, गोमूत्राक्षर। क्या बोला जाता है, गोमूत्राक्षर, गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। और इसमें 375 से 400 भाव जो है अभी तक प्राप्त किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस पशुओं का सर्वाधिक उत्तरण हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा वृषभ। और वृषभ में भी जो आपका कुबड़ वाला वृषभ होता था, कुबड़ वाला वृषभ होता था, तो उसके सबसे ज़्यादा चित्र जो है यहाँ की मोहरों पर पाए गए हैं। और यहाँ की मोहरें गोलाकार की मिली हैं, चौखंटे आकार की मिली हैं। सबसे ज़्यादा मोहरें किस आकार की प्राप्त होती हैं, तो सबसे ज़्यादा मोहरें वर्गाकार, क्या, वर्गाकार मोहरें यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राप्त होती हैं। और यहाँ की मोहरें विशेषतः किससे बने होती थी, तो लिखेंगे मोहरों के बारे में। तो मोहरें विशेषतः किससे बनी होती थी, सेल खड़ी से, सेल खड़ी नामक पदार्थ से यहाँ की मोहरें बनी होती थी। अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की जो मोहरें थी वह किसी सामान को पैक करने में काम आती होंगी, या किसी, जैसे मान लो किसी ब्रांड का नाम आज चलता है तो वहाँ उस समय पर कोई ब्रांड रहा होगा, तो उसके लिए सामान के ऊपर लगाई जाती थी। और सेल खड़ी की मोहर जब तक वो जुड़ी रहती थी, यानी कि सामान जो है वो नहीं खोला गया है, अगर सेल के वो मोहर टूटी है तो सामान खोल लिया गया है। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका सही आंसर होगा कपास। सही है, तो कपास को हड़प्पा सभ्यता में क्या बोला गया है, सिंडन। और यहाँ से ये कपास का निर्यात भी करते थे, कपास का निर्यात भी करते थे। और मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या बोलते थे, मेलुहा किसे बोला जाता था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। और कौन बोलता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका मुख्य व्यवसाय रहा था कृषि,
कृषि और कुछ मामलों में व्यापार, क्योंकि यहाँ से व्यापार भी उत्कृष्ट दशा में होता था और यहाँ पर कृषि भी की जाती थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये रिपीट हो गया आई थिंक। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। परंतु C14 जो C14 है यानी कि कार्बन डेटिंग पद्धति से यहाँ का एक मिनट कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं। मान्यता प्राप्त काल देखिएगा कितना है, 2500 से 1750 सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। इसके बाद अगर हम बात करें कार्बन डेटिंग, लिखेंगे कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार यहाँ का सर्वाधिक मान्यता जो काल है वो क्या है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किन सभ्यताओं के किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यह मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन थी और चीन की सभ्यता के समकालीन थी, परंतु यह ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वर्तमान में राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। और राखीगढ़ी में ही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, यानी कि कहाँ? राखीगढ़ी में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो खोला जा रहा है। अगला प्रश्न, आज के प्रश्न समाप्त होते हैं और मैं आपको बता देता हूँ इससे जो कुछ चीज़ें छूट गई हैं, जैसे कि कुछ राजनीतिक स्थिति। तो राजनीतिक स्थिति नोट कर लेंगे। यहाँ पर राजनीतिक स्थिति का जो है जानकारी का अभाव रहा है। बताया जाता है कि मुख्यतः यहाँ पर पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि समाज 4 वर्गों में विभाजित था, एक था पुरोहित वर्ग, एक था व्यापारिक वर्ग और एक था किसान वर्ग और एक था श्रमिक वर्ग। तो शासन किसके हाथ में रहा होगा? लगभग पुरोहित वर्ग के हाथ में। और बात करें यहाँ की धार्मिक स्थिति की, चलिएगा धार्मिक स्थिति के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। धार्मिक स्थिति के बारे में आपको ऐसे ही बताता हूँ। तो धार्मिक स्थिति थी, इसमें प्राकृतिक देववाद में विश्वास करते थे और ये ज़्यादातर प्रकृति की पूजा करते थे और देव मातृ की पूजा करते थे, इसलिए यहाँ का समाज जो है वो मात्रात्मक समाज बोला गया है। पुरुष एवं महिला देवताओं की पूजा करते थे, यानी कि जो देवता थे वो पुरुष भी थीं और कुछ पुरुष भी थे और कुछ महिलाएं भी थीं। देखिए ये अंधविश्वासी भी थे, ये जादू टोने टोटके में विश्वास रखते थे। और बात करें इसके पतन की, तो इसके पतन के बारे में लिखेंगे, इसके पतन का सबसे मुख्य कारण बताया जाता है आर्यों का आक्रमण। जो है गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण क्या है यहाँ का सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट वो माना गया है। चलिएगा आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में देखते हैं क्या पढ़ाएंगे। थैंक यू। और अगर आपको क्लास सही लगे तो लाइक करें और सही नहीं लगती है तो लाइक ना करें, और क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपको आगे ही क्लास पढ़नी है। आगे और ज़्यादा थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।